Hello learners, I am Kushal. I am here to teach you English. As I promised, I will teach you from the basics. So I am here to teach you English from the basics. Till now, हम लोग ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं. सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं. सेंटेंसेस के बाद हम लोग ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी पढ़ा. उसके बाद ये भी पढ़ा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं. सिर्फ हमने नाम जाना था, अभी तक उसकी क्या उसके बारे में है, डेफिनीशन क्या है, ये सब अभी हम लोग ने नहीं जाना है. तो आज मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाऊँगा. बताएंगे उसमें कि असर्टिव कैसे काम करता है या डिक्लरेटिव कैसे काम करता है, इम्परेटिव कैसे काम करता है, एक्सक्लामेटरी कैसे काम करता है, इंटेरोगेटिव कैसे काम करता है. ये सब हम लोग आज सीखेंगे. कोशिश करेंगे कि सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा दें. अगर नहीं हो पाते हैं तो वो आगे आने वाली क्लास में होंगे. करना क्या होगा आपको? करना ये होगा कि आपको पूरी क्लास लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि लास्ट में जाते जाते आपको काफ़ी कुछ हद तक कंक्लूजन जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि आपको सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा. अच्छा, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझने के लिए सीधी सी बात है, आपको पहले सेंटेंस समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझना पड़ेगा. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना आपको सिर्फ इतना पड़ेगा कि मेरी पहले वाली क्लासेस जो पढ़ी हुई हैं मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे ग्रेड स्कूल में और ग्रेड स्कूल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है मेरी क्लासेस. वहाँ पे जाइए, उन क्लासेस को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको मज़ा आएगा. मज़ा क्यों आएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने उसको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है. जो बुक में लिखा है, जो मैंने अपनी नॉलेज सीखी अपने टीचर से, अब खुद पढ़ा है, उसको सबको मिला के एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट देने की कोशिश मैंने की है. तो आई होप कि आप उसको देखेंगे जा कर के, अपने दोस्तों को भी बताएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि अगर आप शेयर एंड लाइक करेंगे तो मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा. जब आपको कोई पसंद करता है, आपकी चीज़ों को पसंद करता है, तो आप में उसमें और एडिशनल चीज़ें देने का मन करता है. तो अभी तक जितना भी मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ टॉप लेवल की दे सकूं. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अगर आप एक बार उस क्लास को देख लेंगे तो आपके अंदर से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फाइंड आउट करने का जो डर है, जो हम लोग की क्लासेस में आता था, 8th में आता था, 9th में आता था, ये सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि सब्जेक्ट कहाँ से पकड़ें और प्रेडिकेट कहाँ से पकड़ें. आपको ना ही कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ से समझने की ज़रूरत है. आप सिर्फ एक क्लास देखिए. 45 से 46 मिनट्स तक की वो क्लास है, 45 to 46 मिनट्स की. जाइए, उस क्लास को देखिए और इन्जॉय करिए, बिना किसी स्ट्रेस के उस क्लास को देखिए. जैसे ऐसा कोई हुआ उसमें नहीं पढ़ाया है, लेकिन बस उसको आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे. उसके पहले जिसने भी हमारे चैनल यानी ग्रेड स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में फैला दीजिए, अपने दोस्तों से कराइए. आपको ग्रेड स्कूल में मैथ्स की क्लासेस मिल रही हैं. 9th अभी आ जाएगा, 9th की भी मैथ्स क्लास आएंगी. हाई स्कूल की मैथ्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट ईयर की चालू हो चुकी है, इंटर की चल रही है. इवन हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी हद तक ख़त्म करने के कगार पे आ चुके हैं. इंग्लिश में भी आप देख रहे हैं कि सेंटेंसेस लगभग अब ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है. इसके बाद और चीज़ें भी पढ़ेंगे हम लोग. हिस्ट्री की क्लासेस भी रन करती रहेंगी, जितने भी आपको वीडियोस पढ़े हुए हैं उनको देखिए. पीएड की क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो जाइए उन क्लासेस को देखिए. आगे आने वाले टाइम्स में और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी. तो आपके लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आपको हर एक चीज़ बाय टाइम, बाय द क्या बोल सकते हो उसको, कि हमको हर एक चीज़ जो है बेसिक से जो चाहिए वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी. तो आई होप कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा कहेंगे कि उठाइए, और उनसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे. ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग. क्या पढ़ना है हम लोग को? पढ़ना हम लोग को सिर्फ इतना है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं. मैंने आपको पिछली क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था, वहाँ पे समझाया भी था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं. आज हम उसको एलोब्रेट भी करेंगे. उसके पहले बता देते काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस फिर से क्या क्या होते हैं. एक होता है असर्टिव. क्या होता है पहला? असर्टिव या डिक्लरेटिव. एक होता है असर्टिव या होता है डिक्लरेटिव. सेकंड क्या होता है? सेकंड आपका होता है इम्परेटिव.
सेकंड होता है इम्परेटिव। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है आपका इंटेरोगेटिव। थर्ड होता है इंटेरोगेटिव। और जो आपका लास्ट वन होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी। तो आपके सामने चार चीज़ें निकल के आई काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। क्या क्या आई? पहली आई असर्टिव या डिक्लरेटिव, दूसरी आई इम्परेटिव, तीसरी आई इंटेरोगेटिव और लास्ट आई आपके पास एक्सक्लामेटरी। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव तो गायब है और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने कहा पूरे हो गए। कैसे? तो आपको बता दें, जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है वो किसके अंडर में आता है? इस असर्टिव या डिक्लरेटिव के अंडर में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही आ जाते हैं। क्या बताया हमने? बताया ये कि असर्टिव और डिक्लरेटिव के अंदर अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस आ जाते हैं। इस वजह से इनको अलग अलग ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं? एक सेंटेंस बना देते हैं, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको आप नोट करिए, आपका मन हो स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बढ़ते हैं आज। अब आगे बढ़ेंगे आज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। पहले सीखेंगे असर्टिव या डिक्लरेटिव क्या होता है और उसी के अंदर आप सीख जाएंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। तो पहली हेडिंग डालिए, असर्टिव एंड और डिक्लरेटिव। अच्छा, इसको डिक्लरेटिव पढ़ते हैं। डिक्लरेटिव इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग लिखने में आसानी रहती है। याद रखिएगा, एक तरीका हमने निकाला है अपने मन से कि अगर किसी की मीनिंग आपको याद ना हो रही है, स्पेलिंग याद ना हो रही हो, तो अपने मन से उसको प्रोनाउंस करना सीख लीजिए। डिक्लरेटिव पढ़िए, लेकिन जब बोलने का टाइम आए तो उसको सही प्रोनाउंस करिए। डिक्लरेटिव पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है कोनिश्वर, मुझे आज तक उसकी स्पेलिंग याद नहीं होती थी, तो मैंने अपने हिसाब से कोनो ईश्वर इस तरह से पढ़ना सीख लिया। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसकी स्पेलिंग याद नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसको तोड़िए, ब्रेक करिए और प्रोनाउंस करिए। लेकिन हाँ, जब उसको किसी के सामने बोलिए तो वैसे ही प्रोनाउंस करिए जैसे एग्जैक्टली किया जाता है। बट अगर आपको स्पेलिंग लिखनी है तब अपने हिसाब से जो आपने बनाया था उसके हिसाब से लिख सकते हैं। कोई देखने तो नहीं आ रहा है आपको ना कि आपने इस तरह से प्रोनाउंस करके लिखा है। ठीक है, तो एक अच्छी ट्रिक होती है। आई होप कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं मेरा एक फंडा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्टिव और डिक्लरेटिव, पहला आपका टॉपिक है आज का, असर्टिव और डिक्लरेटिव। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, असर्टिव असर्ट करना या डिक्लरेटिव कोई चीज़ डिक्लेयर करना, कोई चीज़ डिक्लेयर करना। अच्छा, इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है कि स्टेटमेंट दिया जाता है, कुछ एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कह दिया जाता है, जो कहा जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? असर्टिव या डिक्लरेटिव कह देते हैं। तो इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंस लेके आएगा या तो निगेटिव सेंस लेके आएगा। ठीक है, सेंटेंस कैसा हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है या तो पॉजिटिव सेंस लेके रखता हो या नेगेटिव सेंस लेके रखता हो। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते थे सकारात्मक वाक्य, उसी को इंग्लिश में क्या बोल दिया गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते थे नकारात्मक वाक्य, उसी को इंग्लिश में क्या बोल दिया गया? नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या अंतर आया हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण में? कोई अंतर नहीं आया है, सिर्फ चीज़ें ट्रांसलेट हुई हैं। अगर आप एक चीज़ को भी ढंग से पढ़ना सीख गए तो आपके लिए जो दूसरी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसीलिए देखिए, हम आपको बार बार बीच में हिंदी व्याकरण भी समझाते रहते हैं कि इसको हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं। अभी आप जब एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे हमसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, वहाँ पे भी हम आपको बताएंगे। ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब सीखेंगे तो हिंदी में बताएंगे इसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। बहुत से लोगों को सकर्मक अकर्मक आता है बट ट्रांसटिव इंट्रांसटिव ही नहीं आता है। तो है कुछ नहीं अलग, सब सेम है। ठीक है, तो अब ये असर्टिव और डिक्लरेटिव में हमने क्या बताई? बात ये बताई कि एक सेंटेंस होगा जो कि एक स्टेटमेंट रखता होगा। ठीक है, उस स्टेटमेंट के साथ साथ उस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? एक फुल स्टॉप होगा। लास्ट में क्या होगा? एक
फुल स्टॉप होगा। सिंपल सा सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड होगा, या तो अफर्मेटिव हो सकता है सेंटेंस और या तो निगेटिव हो सकता है, ठीक है। या तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। अगर अफर्मेटिव होगा सेंटेंस तो ये पॉजिटिव सेंस लेकर रखा होगा, अगर अफर्मेटिव होगा सकारात्मक वाक्य होगा तो सेंस कैसा होगा उसका, पॉजिटिव सेंस होगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सेंटेंस कैसा होगा, इसका सेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंस होगा। अब ये नेगेटिव सेंस कैसे पहचानेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सेंटेंस में कहीं पे बीच में नॉट लिखा होगा या नो लिखा होगा या नेवर लिखा होगा, यानी या नथिंग लिखा होगा, कुछ इस तरह के वर्ड्स होंगे जो कि निगेशन यानी नेगेटिव वर्ड को शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ मैंने अभी पिक्टोरियल फॉर्म में समझाई, मैं आपको 2-3 पॉइंट में लिखवा भी देता हूँ। क्या बताया कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, स्टेट कुछ स्टेटमेंट रखते हैं, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा, क्योंकि आपको बताया पहले कि असर्टिव के अंदर ही अफर्मेटिव आ जाता है और नेगेटिव आ जाता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो कैसे पहचानेंगे, सेंस पॉजिटिव सेंस लेके रख रहा होगा, ठीक है, प्लीजेंट सेंस होगा, पॉजिटिव सेंस होगा। और अगर सेंस नेगेटिव होगा, ठीक है, तो सेंस में क्या होगा, उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ये है नेगेटिव सेंटेंस की कि उसमें या तो नॉट लिखा होगा सेंटेंस में किसी भी जगह, या नो लिखा होगा, या नेवर लिखा होगा, या नथिंग लिखा होगा, ठीक है। नॉट, नो, नेवर इनकी भी जगह फिक्स होती हैं, कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये भी हम आपको अभी बताएंगे। तो उसके पहले आप इतना चीज़ नोट करिए। अभी आपको मैं इसको पूरा एक नोट्स फॉर्म में भी लिखवा देता हूँ, 3 पॉइंट्स हैं, आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया, पहले आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक। तो लिखिए, sentence that states or declare something, sentence that states or declares something is called assertive और डिक्लेरेटिव या डिक्लेरेटिव, ठीक। सेंटेंस क्या लिखाया, सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग। आपको जो भी मैंने अपने वर्बली बताया वही चीज़ लिखा दी कि सेंटेंस किसको कहते हैं। सेंटेंस उस चिड़िया का नाम है जो कि कुछ स्टेट करता होगा, यानी कुछ कहता होगा, या कुछ डिक्लेयर करता होगा, सिंपली कुछ भी, समथिंग, उसको हम क्या बोल देंगे, असर्टिव बोल देंगे या डिक्लेरेटिव बोल देंगे। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को भी लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, इट स्टेट्स और सेज समथिंग, सेज और स्टेट्स समथिंग। ओके। सेकेंड पॉइंट वुड बी इट ऑलवेज एंड्स विथ, इट ऑलवेज, देखिए ये ऑलवेज लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, ऑलवेज, यानी हमेशा। इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम। इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, assertive or declarative sentence can be affirmative or negative. It can be affirmative or negative. I think you have got it. What I am trying to say that there are 3 steps. What are the steps? Steps are, first, says or states something, assertive or declarative, says or states something, as I mentioned in the definition, okay. Second point would be it always ends with full stop, always ends with full stop,
मतलब ये है कि अगर असर्टिव या डिक्लेरेटिव होगा तो उस सेंटेंस को ख़त्म किससे होना पड़ेगा, फुल स्टॉप से ख़त्म होना पड़ेगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, इट कैन बी, व्हाट कैन बी, इट कैन बी, यानी ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आपको अगर हमने अफर्मेटिव पहले नहीं बताया होता और नेगेटिव नहीं बताया होता तो आपको भी समझ में नहीं आता कि अफर्मेटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। फिर से बता दे रहे हैं आपको, अफर्मेटिव वो सेंटेंस होंगे जो कि हिंदी में व्याकरण में हम लोग सकारात्मक बोलते थे, सकारात्मक बोलते हैं ना, हम लोग को सकारात्मक रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, तो वही लिखा हुआ है, यानी प्लीजेंट सेंस होगा, पॉजिटिव सेंस होगा, उसको हम अफर्मेटिव बोलेंगे। और लास्ट वन नेगेटिव, नेगेटिव उसको बोलते हैं जो नकारात्मक भाग लिखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव लेके चलते हैं। नेगेटिव यानी कुछ ना, नॉट, नेवर, नथिंग, इस तरह का कुछ वर्ड लेके चलते हैं, नन, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव समझ में आया होगा पूरी तरह से। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, आपको उसमें बताना होगा कि कहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है और कहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, let's go ahead. Now we will take some examples and will distinguish between affirmative और and negative। ठीक है, उसके पहले आप इसको एक सिंपल असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह समझिएगा। पहला सेंटेंस आपको एग्जांपल की तरह क्या समझा रहे हैं हम। पहला सेंटेंस है आपके सामने, I felt, feel की सेकेंड फॉर्म felt, I felt sad for Sushant Singh Rajput। Everyone knows who is Sushant Singh, so I am taking his example because he was my personally favorite actor, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। ठीक है, तो आई फेल्ट सैड फॉर सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस अपने आप में कुछ ना कुछ चीज़ कह रहा है, यही तो डेफिनेशन लिखाई थी, इट डिक्लेयर्स और स्टेट समथिंग, सेज और स्टेट समथिंग। देखिए आप, अपने आप में कुछ ना कुछ चीज़ कह रहा है। आई फेल्ट सैड फॉर सुशांत सिंह राजपूत, एवरीवन फील सैड फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो आई फेल्ट सैड फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो यहाँ पे देखिए आप अपने आप कुछ ना कुछ सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, आप अगला सेंटेंस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप बोल दीजिए आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, और हॉस्पिटल और मार्केट, एनीवेयर, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, आपका एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें पता कैसे करें कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया। सेंटेंस अगर सकारात्मक होगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंस लेके रख रहा होगा तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव सेंस लेके रख रहा होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये दो एग्जांपल नोट कर लीजिए। आप अपने मन से भी एग्जांपल बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही एग्जांपल लिखना है, कोई भी रूल लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसको हमें निगेटिव बनाना होता तो हम लोग इसको निगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको निगेटिव कैसे बनाते हैं, देखिए इन्हीं सब सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे। जो यहाँ पे फेल्ट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आई डिड नॉट, फिर इसके ऊपर क्या लिख देंगे यहाँ पे, फील, क्योंकि डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डिड नॉट फील सैड फॉर सुशांत सिंह राजपूत। अब यहाँ पे देखिए नॉट लग गया और सेंटेंस ये कैसा बन गया, अफर्मेटिव से सेंटेंस बन गया निगेटिव में। सिमिलरली इस वाले सेंटेंस को हम कैसे निगेटिव बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, और हिंदी में क्या बोल देंगे निगेटिव में, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो सिर्फ क्या करना होगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बताइए, आपको हमने कहा था कि सेंटेंस में सिर्फ नॉट, नेवर, नन, नथिंग लगा देने से सेंटेंस कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप आना जरूरी है, तो आप देख रहे हैं फुल स्टॉप भी आ रहा होगा, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लेके रहेगा, यानी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कहता होगा। तो देख लीजिए दोनों में सेंटेंस एक स्टेटमेंट भी दे रहा है और अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी हमने चेंज करके आपको दिखा दिया है। अब आप किसी भी तरह का सेंटेंस ले सकते हैं, आप उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मुझको क्या करना है। आपको लिखा होगा
एक्सरसाइज में दिया होगा क्वेश्चन में कि आपको इसको अफर्मेटिव में बनाना है या निगेटिव में बनाना है, या फाइंड आउट करना है अफर्मेटिव क्या है या निगेटिव क्या है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-3 सेंटेंस और लेते हैं, आपको और समझाते हैं इसी से। हमने कहा ही हैज़ रीच्ड टू मार्केट, मार्केट पहुंच चुका है। ही हैज़ रीच्ड टू मार्केट, वह मार्केट पहुंच चुका है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है एक, ठीक है। अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंस लेकर रख रहा है। अगर इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करना होगा हमको? सिर्फ ही हैज़ नॉट, और हैज़ के साथ हमेशा, हैज़ हैव के साथ, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ही हैज़ नॉट रीच्ड टू मार्केट, वह मार्केट नहीं पहुँचा, ठीक है, वह मार्केट नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस बन गया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पिछले वाले सेंटेंस में आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बन जाता है, आई डिड नॉट फील सैड फॉर सुशांत सिंह राजपूत बन जाता है, और यहाँ पर ही हैज़ नॉट रीच टू मार्केट बन जाता है। ये नॉट जो शब्द है, ये नेगेटिव जो शब्द है, ये हमेशा लग कहाँ पे रहा है? ये हमेशा वर्ब के बाद लग रहा है। देखिए आप, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये इसके बाद लग रहा है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब दी गई हैं इनके बाद रखना है। तो याद रखिएगा, जो भी नेगेटिव सेंटेंस की, जो भी नेगेटिव टर्म्स की जो पोजीशन होती है वो हमेशा वर्ब के बाद होती है, वो हमेशा वर्ब के बाद होती है। अब कहेंगे आप वर्ब तो 2 तरह की होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो ठीक बात है, आप अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी आ सकती है ये, या बी वर्ब के बाद भी आ सकती है, या ये हैव वर्ब के बाद भी आ सकती है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि सेंटेंस कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि नॉट और नेवर की कहाँ पे पोजीशन होती है। हमेशा ये वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब या बी वर्ब या हैव वर्ब के बाद ही होती है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली तरह के सेंटेंस सीखेंगे। अब वो सेंटेंस कैसा होगा आपके सामने? इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो उसके पहले आप ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और अपने मन से 2-3 एग्जाम्पल और बना लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइएगा आगे चल करके कि कैसा लगी थी आपको क्लास, ठीक है। तो मैं आपको आगे और अच्छी तरह से क्लास देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का सेंटेंस देखते हैं। और अगर आपने ग्राफ बनाया होगा तो आपको पता चला होगा दूसरा टाइप का सेंटेंस कैसा था? इम्परेटिव सेंटेंस था। दूसरा टाइप का सेंटेंस कैसा था? इम्परेटिव सेंटेंस था। ये इम्परेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ किया करते हैं, बस पता नहीं होता है सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। डेली लाइफ में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का भी यूज़ करते हैं, हर तरह का सेंटेंस का यूज़ करते हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअली उसको बोलते क्या है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस उसी तरह की चीज़ है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसा होता है? जैसे हम लोग से हम लोग की मदर ने कहा, क्या कहा कि जाओ स्कूल जाओ या कोचिंग जाओ या पढ़ने जाओ या सोने जाओ, तो वहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको एक तरह से ऑर्डर कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ऑर्डर कर रही हैं। अभी समझिएगा इस चीज़ को, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ इम्परेटिव माध्यम से। आपने अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, आपने ऑर्डर दिया। आपने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया मुझे पैसे दे दो, या बहन दीदी मुझे पैसे दे दो, तो आपने एक रिक्वेस्ट की, ठीक है। पापा से आपने कहा कि मुझे नया PS4 या PS5 जो भी आ गया है इस टाइम मार्केट में, वो खरीदवा के दे दीजिए, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट की। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर आप ऑर्डर करते हैं या आप रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं या कुछ ऑफ़र करते हैं, वहाँ पे हम किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं? इन इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अब ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑफ़र और आपका ये एडवाइस, ये कहाँ पे कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये डिपेंड करता है कि आपका दूसरे से रिलेशन कैसा है। अगर आप अपने फादर से कुछ बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आप अपने फादर से क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। अब अगर आप अपने फादर को ऑर्डर देते हैं तो ये आपके और आपके फादर के बीच के रिलेशन की बात है, फिर वो आपके फादर शायद ही ना हो अगर आप उनको ऑर्डर देते हैं, ठीक है। मदर से कहते हैं तो हो सकता है उनसे भी आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कि मदर मुझको ये दे दीजिए। अपने सेम जो आपके एक ही एज के भाई बहन हैं उनसे हो सकता है कि आप ऑर्डर भी कर सकते हैं या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं।
छोटे भाई बहन से तो हम लोग अधिकतर ऑर्डर ही देते हैं, ठीक है, लेकिन कायदे से उनसे भी हम लोग को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। रिक्वेस्ट इन द सेंस कि प्रेम लव रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, तो वो भी आपको रिवर्ट में क्या करेंगे, प्रेम ही लौटाएंगे, अदरवाइज़ वो भी आपको गाली ही बकेंगे, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। खैर आप लोग अच्छे से बात करते होंगे, आई होप। इम्परेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं आगे। क्या होता है, इट ऑफर, ये क्या हमेशा ऑफर करता है, इट ऑफर्स रिक्वेस्ट ऑर्डर और एडवाइस, किसी भी तरह की चीज़ आ सकती है, और एडवाइस। इट ऑफर्स रिक्वेस्ट ऑर्डर और एडवाइस। बात समझ में आई? यानी इम्परेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट होगी, या तो ऑर्डर होगा, या तो एडवाइस होगी, इन्हीं तरह की चीज़ों का संगम होगा। तो उससे क्या मिल करके बनता है आपका सेंटेंस, वो सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस मिलके बनता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है एडवाइस, और मुझे जहाँ तक लगता है आपके स्कूल में किसी ना किसी आपके क्लासमेट से एडवाइस और एडवाइस में अंतर ज़रूर पूछा गया होगा, जितना मुझे पता है, क्योंकि हम लोग से भी पूछा जाता था, क्योंकि ये बहुत हम लोग के लेवल का बहुत टफ क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी अगर नया इन्विजिलेटर आता था या टीचर क्लास में होते थे इंग्लिश के, तो ये ज़रूर पूछते थे कि भैया बताओ एडवाइस और एडवाइस में अंतर क्या होता है। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो हम आपको समझा दे रहे हैं ये एडवाइस और एडवाइस में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे आ गया इसलिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। एडवाइस क्या होता है, याद रखिएगा, एडवाइस ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन होता है। क्या होता है, हमेशा ये नाउन होता है, ठीक है। और एडवाइस क्या होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, ये हमेशा वर्ब होता है। ये आपका ग्रामर के हिसाब से सबसे बड़ा अंतर है। और आप कोई भी अंतर बताते रहेंगे, एडवाइस मतलब भी सलाह होता है, एडवाइस मतलब भी सलाह देना होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ग्रामर के हिसाब से कि एडवाइस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और एडवाइस यानी एस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एडवाइस यानी जिसमें सी लिखा हुआ है वो आपका नाउन है, और एडवाइस जिसमें एस लिखा हुआ है वो वर्ब है। इसको एक याद करने की ट्रिक भी आप बना लीजिए। क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये नाउन में एन आ रहा है, और एन क्या होता है, वी से पहले आता है, जैसे हमने याद किया था, क्योंकि हम भूल जाते थे। तो एडवाइस में एन पहले, नाउन में एन पहले आता है और वर्ब में वी बाद में आता है। सिमिलरली आप इसमें देखिए, इस पूरी स्पेलिंग में सिर्फ सी और एस में अंतर है, और सी पहले आता है। तो पहले नाउन और वर्ब में क्या आता है, नाउन आता है डिक्शनरी में। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये क्या होगा, नाउन की बात कर रहा होगा, और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। जब भी आपको किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना हो और थोड़ा बहुत अंतर हो उसमें, तो आप एक चीज़ याद रखिए, दूसरी अपने आप आपको याद रहेगी। अगर आप दोनों याद करने की कोशिश करेंगे तो दोनों भूल जाएंगे। बहुत ही कम शार्प होती है जिनकी मेमोरी, इनको दोनों याद रहती हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद रहे तो दोनों याद रख सकते हैं, अदरवाइज जो आपको ट्रिक समझ में आ रही है वो बनाइए, अदरवाइज जो आप कर सकते हो वो करिए। बस आपको ये याद होना चाहिए कि एडवाइस और एडवाइस में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या बताया आपको, इम्परेटिव सेंटेंस में ये बताया, या तो ये क्या ऑफर करेगा, आपको ऑर्डर देगा या रिक्वेस्ट देगा या कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके सामने, ठीक है, उनकी बात करते हैं। अब सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है। जैसे हमने कहा डू नॉट ईट पोटैटो चिप्स। डू नॉट ईट पोटैटो चिप्स। अब यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, डू नॉट मत खाओ, क्या ना खाओ, पोटैटो चिप्स यानी लेज, अंकल चिप्स, वॉटएवर जितने भी चीज़ें आती हैं पोटैटो चिप्स के फॉर्म में, वो मत खाओ। तो यहाँ पर हम अब क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, यानी एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि भैया पोटैटो चिप्स मत खाओ, गैस बनाएंगे, ठीक है, फूलते चले जाओगे, ठीक है। तो डू नॉट ईट पोटैटो चिप्स, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, हमने कहा हैव सम फ्रूट। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी, वहाँ पे पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था, फ्रूट का जो प्लूरल होता है वो फ्रूट्स लिखते हैं हम लोग ज़रूर हैं, बट वो सही नहीं होता है, ठीक है।
बट बुक्स में और किताबों में लिखा होता है, तो आपकी मर्जी, तो आप लिख भी सकते हैं, बट फ्रूट की जो प्लूरल होती है वो फ्रूट ही रहती है। फ्रूट्स जो बनता है वो फ्रूटफुल, उस सेंस उसका क्या होता है, फ्रूटफुल होता है, ठीक है। तो मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, आपको लगता है यहाँ पे फ्रूट्स लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं आप। हैव सम फ्रूट, कुछ फल खाओ, सम के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है, याद रखिएगा। हैव सम फ्रूट, किस लिए खाओ। यहाँ पे देखिए जो हैव से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है। हैव का मतलब कुछ चीज़ खाने के लिए भी सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो अब हैव, ईट की जगह आप हैव भी यूज़ कर सकते हैं। तो हैव सम फ्रूट, दे कीप अस हेल्दी, मतलब कहना ये चाहते हैं कि कुछ फल खाओ, क्योंकि वो फल क्या करते हैं, हमको हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं आपको, अगर हम ये डॉक्टर हमसे कहता है तो हमको क्या कहते हैं, वो एडवाइस ही तो करता। क्या करता वो, एडवाइस ही तो करता। अगर डॉक्टर हमें कोई चीज़ बताएगा कि भैया आप दलिया खाना शाम को या खिचड़ी खाना, तो वो क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस करता है हमेशा, ठीक है। मदर ने कहा तो हो सकता है वो ऑर्डर भी कर रही है कि नहीं खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, तो वो ऑर्डर है। और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आज खिचड़ी खा लो, तो थोड़ा सा उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। तो ये डिपेंड कर देता है कि स्विंग ऑफ मूड्स क्या हैं, ठीक है। तो एडवाइस भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका सामने वाले से कैसा रिलेशन है, या सामने वाला किस तरह से बोल रहा है, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। आपने कहा ओपन द डोर, अब आपने इस तेज़ी में कहा है तो आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपने पोलाइटली कहा है तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, और सामने वाले के रिलेशन में भी पड़ता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये दो एग्जांपल से समझ में आया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह के चीज़ का नाम है, क्या चिड़िया है, ये आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक हमने आपको असर्टिव या डिक्लेरेटिव पढ़ाया, दूसरा हमने आपको इंपरेटिव भी पढ़ाया कि इसमें कमांड होता है, एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर होता है। अब 2-3 सेंटेंस और लेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए आगे 2-3 सेंटेंस और लेते हैं, आपको समझ में आएगा। हमने बोला कम हियर, कम हियर या गो देयर, कुछ भी आपको लिखना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कमांड कर रहे हैं। ये सेंटेंस कैसा है, कमांडिंग का है, ठीक है। अगला हमने कहा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे प्लीज़ आ गया, और जब भी प्लीज़ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान है, अगर आप प्लीज़ लगा रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो आप किसी से रिक्वेस्ट ही करेंगे। प्लीज़ लगाने के बाद अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो शायद फिर आप कुछ अलग ही लेवल का बोलते होंगे। तो प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। प्लीज़ के बाद हम क्या कभी गुस्से में बोल सकते हैं किसी से, नहीं। प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे क्या है, सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर आप और सेंटेंस बना सकते हैं, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, ये दवा दिन में 3 बार लो, 2 बार लो। तो कहा उसने टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की बात कर रहा है, इसीलिए उसके पहले दा लगाया हुआ है। ट्वाइस अ डे मतलब एक दिन में 2 बार लो, ठीक है। तो उसने क्या किया है, हमको एडवाइस किया है, यानी सलाह दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा बन गया, आपका एडवाइस वाला बन गया, ठीक है। तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया जाता है या कुछ ऑफर दिए जाते हैं, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, उनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको सिर्फ एक बार कॉपी को पलटने की ज़रूरत है, पन्ने पलटने की ज़रूरत है, और आपको हर चीज़ फिर से समझ में आती जाएगी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो आपको बता दें कि आपके क्लासेस में पेपर में क्या होता है, ये पेपर में एक सेंटेंस लिखा होगा और बगल में लिख दिया होगा कि बताइए ये सेंटेंस कमांडिंग सेंटेंस है कि रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस है या एडवाइस करने वाला सेंटेंस है। तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, इस क्लास को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसमें टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें अभी आपने सीखी हैं, उन सब चीज़ों को पहले आपने जो क्लासेस अभी तक छोड़ रखी हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और पूरी देखने की कोशिश क्या करिए। मानते हैं कि हो सकता है कि आपका नेट स्लो हो गया हो या कुछ भी हो गया हो,
फिर भी कोशिश किया करिए कि उसको पूरी क्लास देखिए। हर एक क्लास को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला जो तीसरा टाइप है वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इन सब का आपके सेंटेंस में यूज़ होगा। ठीक है, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है, व्हेन, इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। तो जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जब भी यहाँ पर प्रश्नवाचक यानी कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, वहाँ पे हम किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और इस सबकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इनके लास्ट में क्या लगा होता है, एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इनके लास्ट में क्या लगा होता है, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अभी तक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस सेंटेंस को बोलते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, इनके लास्ट में जो इनकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, तो अब इसकी आप डेफिनेशन लिखिए, स्टेटमेंट जो आपको लिखना है वो लिखिए। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, आप इस तरह से डेफिनेशन कुछ भी लिख लीजिए कि when any question arise in the sentence we called it is a interrogative sentence and the main जो identification होती है, identification of the sentence is that लास्ट में आपको क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और जब मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया था उसमें 5 फीचर्स में बताया था कि सेंटेंस या तो फुल स्टॉप से ख़त्म होगा, या तो एक्सक्लेमेटरी साइन से ख़त्म होगा, या आपका इंटेरोगेटिव साइन से ख़त्म होगा, यानी क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें लास्ट में क्या होता है, आपका क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, अब ये 2 तरह से वर्क करता है। किस तरह से वर्क करता है, 2 तरह से वर्क करता है। ठीक है, 2 तरह से कैसे वर्क करता है, या तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो या तो स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होगा, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होगा, और नहीं तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होगा, अभी आपको बताते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं। या तो ये क्वेश्चन वर्ड जो होंगे वो आपके मिड ऑफ द सेंटेंस होंगे। क्या होंगे, मिड ऑफ द सेंटेंस होंगे। या तो आपके ये क्वेश्चन वर्ड जो होंगे स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होंगे, या तो मिड ऑफ द सेंटेंस होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, या इसकी पहचान होती है या तो ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जैसे मैंने क्या मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, और अगर ये आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ गया, तो इसको हम किस टाइप का बोल देंगे, पहले टाइप का, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है। और अगर हमने कह दिया मैं क्यों विद्यालय जाता हूँ, मैं क्यों मार्केट जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्यों वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है, वो मिड ऑफ द सेंटेंस आ गया। तो ये 2 तरह से वर्क करता है। अब उसके पहले आप लिख लीजिए क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या क्या हैं। तो याद रखिएगा जो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में व्हाट, वाई, वेयर, यानी इनको वेयर, व्हेन, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, और आपका हाउ, HOW, हाउ, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, एक कुछ और छूट रहा है। ठीक है, व्हाट, वाई, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड को हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, WH वर्ड्स बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये WH से स्टार्टिंग होती है, हाउ इसमें अलग होता है बस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, WH वर्ड के स्टार्टिंग जो भी सेंटेंस होते हैं, या तो वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस आ सकते हैं, या तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ सकते हैं। अगर वो मिड ऑफ द सेंटेंस आते हैं तो उनको बनाने का तरीका अलग है, लेकिन अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आते हैं तो उनको बनाने का तरीका अलग है। उसको लिखने का, सेंटेंस लिखने का फॉर्मेट ही अलग हो जाता है। जब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आता है तो कैसे लिखते हैं, और मिड ऑफ द सेंटेंस आता है तो कैसे लिखते हैं, वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे कैसे करते हैं काम। बस सबसे बड़ी पहचान होती है, चाहे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, चाहे मिड में आ जाए, लास्ट में आपके क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, जो कि सबसे बड़ी पहचान है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब ये कैसे काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होता है तो कैसे फॉर्मेट होता है, जब मिड ऑफ द सेंटेंस होता है तो कैसे काम करता है, ये सब समझने के लिए, जानने के लिए हम इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपके मन से सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बनाना सीख जाएं। ये सब सीखने के लिए आपको मेरी अगली क्लास देखनी पड़ेगी,
और उसके पहले आपको ये पीछे जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी समझाया हुआ है अलग अलग क्लासेस में, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जितना भी पढ़ाया है उसको आपको समझना पड़ेगा। आगे आने वाली क्लास में आपको इंटेरोगेटिव में और चीज़ें बताएंगे। तब तक आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है, जितना लिखाया है उसको अपनी कॉपी में बनाते हुए सुव्यवस्थित तरीके से सुटेबल हर एक जगह हर एक चीज़ पॉइंट को लिखते हुए चलना है। आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं आपको क्लास में बताऊंगा उस चीज़ को। कोशिश ये करिए कि क्लास को लास्ट तक देखिए, चाहे क्लासेस लाइव हो या ऑफलाइन में हो, किसी भी तरह से हो, आपको क्लासेस पूरी तरह से देखनी है। मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, सर विशाल सर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते चलिए, अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे आने वाली क्लास में हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को और बताएंगे, कैसे काम करता है क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में और क्वेश्चन वर्ड मिड ऑफ द सेंटेंस में। ये सब देखने के लिए आपको आगे आने वाली क्लास को देखना पड़ेगा। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शब ब खैर।